हेलो फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोग को उन सारे चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है उर्वरक से संबंधित है, तो बात कर लेते हैं उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक वे साधन होते हैं जिसका प्रयोग पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मिट्टी में किया जाता है। और उर्वरक का जो सीधा अर्थ होता है वो उर्वरता प्रदान करने वाला होता है और उर्वरक डालने से अनुर्वर मिट्टी भी उर्वर हो जाती है। इन्हें हम अकार्बनिक खाद भी कहा जाता है। और खाद शब्द जो होता है ये उर्वरक का ही पर्याय होता है, किंतु पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग गोबर या खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थों से बने कूड़े करकट या पदार्थ के लिए होता है, जिसे कंपोस्ट भी कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इनमें से कौन से कथन है जो सत्य हैं। पहला है पौधों की फास्फोरस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक होते हैं। सेकंड है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तीसरा है 1 और 2 दोनों। फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है प्रमुख आवश्यक तत्व के रूप में माना जाता है और इसीलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। सेकंड है 1 मीट्रिक टन जैव खाद जो होता है ये आपका 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त करता है। 1.5 से 3 किलो जो होता है ये फास्फोरस प्राप्त करता है और इसकी पूर्ति हेतु जो है रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी राइट हो गया। देखिए 2 से 3 दे रहा है तो इसी के बीच में आ गया 1.5 या 2 से 3 के बीच में फास्फोरस की आपूर्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग में आते हैं? तो नाइट्रोजन जो होता है ये पादपों का एक आवश्यक तत्व होता है और गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक होता है। गेहूं की उचित जो हरितिमा और उचित विकास के लिए नाइट्रोजन जो है ये आवश्यक तत्व हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। तो इसमें आपको बताना है कौन से उर्वरकों में इनमें से कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उर्वरक। उर्वरक क्या होता है? ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और उर्वरक में मुख्यतः जो उपस्थित होते हैं वो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व होते हैं। स्थूल पोषक तत्व में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जस्ता आता है। तो आपका देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। आपका नाइट्रोजन जो हो गया ये आपका स्थूल पोषक तत्व हो गया और आपका क्लोरीन जो हो गया ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया। फास्फोरस जो हो गया ये आपका स्थूल पोषक तत्व हो गया। तो आपका बचा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हाइड्रोजन जो है ये आपका उर्वरक में नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही रूप से सम्मिलित है? पादप, पोषक तत्व और कार्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से। तो एक तरफ पादप पोषक तत्व है, दूसरी तरफ कार्य है। तो पहला है नाइट्रोजन वृद्धि एवं हार्मोन्स। सेकंड है फास्फोरस जड़ का विकास। थर्ड है पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण। 4 है बोरान रोग प्रतिरोधकता। तो कूट की सहायता से बताना है 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो होते हैं ये पौधों के दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। जो पौधों में जो है नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो गया, ये आपका सही हो गया। और पौधे जो है ये फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं और यह जड़ों के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। तो फास्फोरस जड़ के विकास के लिए आवश्यक हो गया, सेकेंड भी सही हो गया। तीसरा है पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में जो है आपका इसका नियंत्रण करता है। तो पोटेशियम जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी आपका राइट हो गया। और बोरान जो होता है ये पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट और सेब में आंतरिक कारक नामक रोग हो जाता है और इसकी कमी से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें गुटिकाएं नहीं बनती हैं। और बोरान जो है कई रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करने में सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी राइट हो गया। तो आपका कौन सा कूट राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। 1 2 3 व 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल
छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सा उर्वरक है जो मिट्टी में अम्ल छोड़ता है? तो बात कर लेते हैं। मृदा में अम्लता की जो माप होती है वो मृदा के पीएच वैल्यू के द्वारा ही ज्ञात की जाती है, और पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा में उतनी ही अम्लीय होगी। और आपको पता होगा कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा, और यदि 7 है तो ये आपका उदासीन हो जाएगा। तो आपका जो उर्वरक में अमोनियम सल्फेट है, ये उर्वरक सबसे ज़्यादा मृदा में अम्लीयता छोड़ता है या अम्ल छोड़ता है। और अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो NH4 का होल 2 इंटू SO4 होता है। तो NH4 फिर से लिख देते हैं, NH4 का होल 2 इंटू SO4 होता है। ये आपका अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है ये मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिया है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक पदार्थ, यौगिक, एक पादप हार्मोन्स, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो चलिए बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। यूरिया क्या है? तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल 2। ये जो होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें यूरिया की जो मात्रा होती है वो 46.7% जो होती है नाइट्रोजन होता है, एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 30%, 25%, 47%, 60%। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46 से 7% होती है नाइट्रोजन, जो कि एमाइड के रूप में पाया जाता है, और कार्बनिक क्षेत्र में इसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 47%। अगर यदि ऑप्शन में आपका 46.7% होता तो ये आपका राइट हो जाता ना। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत घुलनशील है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, कौन सा उसमें उर्वरक है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में आसानी से घुल जाता है? ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो आपका इसमें जो यूरिया है ये जल में अधिक घुलनशील होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया जो है जल में अधिक घुलनशील होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सेकंड है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पादन है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही है बताना। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। तो चलिए आंसर दीजिए, ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भारत में जो रासायनिक उर्वरक होता है वो सर्वाधिक यूरिया के रूप में प्रयोग होता है। यूरिया जो होता है रासायनिक उर्वरक का सबसे अच्छा स्रोत है, यूरिया का ही सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। और रासायनिक उर्वरक का जो खुदरा मूल्य होता है वो सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ना इसमें दे रहा नियंत्रित नहीं होता। तो आपका ये गलत हो गया। और अमोनिया जो होता है ये यूरिया सहित विभिन्न नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में भी काम आता है, और जो होता है प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। तीसरा है, और ये जो अमोनिया होता है ये औद्योगिक उद्देश्यों में हैबर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इस विधि के तहत वायु से नाइट्रोजन और प्राकृतिक गैस दोनों से मिला करके हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया प्राप्त करते हैं। और आपका सल्फर जो होता है ये फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है जो तेल शोधन कारखानों का उपोत्पादन है या उपोत्पादन है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी राइट हो गया। तो कौन सा आपका कोड सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुप्रयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन हो सकता है। एक और तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन। तो चलिए बता दीजिए, आईएएस का क्वेश्चन है, कौन सा आपका हो सकता है? नाइट्रोजन उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कृषि में नाइट्रोजनी
उर्वरक के अनुप्रयुक्त या अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण जो है विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिससे मिट्टी की अत्यधिक अम्लता हो जाता है और भौम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निक्षालन से भी नष्ट हो जाता है और जल में जो है अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना भी इसके प्रमुख परिणाम है। तो आपका इसमें देखिए पहला देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रतिरोध भवन हो सकता है, कि मतलब नाइट्रोजन डालने से मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी में ज़्यादा निकलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। और मिट्टी में उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है, ये आपका राइट है। और भौम जल स्तर में नाइट्रेट का निक्षालन भी हो सकता है, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा? आपका दूसरा और तीसरा जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल। तो चलिए बता दीजिए, आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? यूरिया उर्वरक का उत्पादन किस चीज़ से किया जाता है? तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फार्मूला मैंने बताया अभी कि NH2 का होल 2 CO होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। और यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ होता है जो जल में अति विलेय होता है और बड़े पैमाने पर यूरिया का जो उत्पादन होता है वो द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो चलिए आंसर दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें से कौन से पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वस्तुतः जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से बने यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे इसकी पूर्ति जो है वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से प्राप्त करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। पौधे जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं बल्कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया का उपयोग क्यों प्रोत्साहित करती है? मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा और सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। सेकंड है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। चौथा है विशेष फसलों के लिए यह एक अपतृणाशी है और एक उर्वरक का संयोजन है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा है जो नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ये आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो नीम आलेपित यूरिया जो होता है ये यूरिया के प्रत्येक कण में नीम के तेल का लेपन किया जाता है जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है और जिससे फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है बढ़ जाती है। और नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है और इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। और नीम लेपित यूरिया औद्योगिक फसल जो प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता है, जिससे सब्सिडीकृत यूरिया के गैर कृषि उपयोगों में गैर कानूनी पथांतरण की संभावना भी बहुत कम होती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। DAP में कितने % फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है? आपको बताना DAP में कितना % आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। तो 10% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, 30% नाइट्रोजन, 60% फास्फोरस, 35% नाइट्रोजन और 70% फास्फोरस। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो DAP का जो फुल फॉर्म होता है वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है जो एक उर्वरक होता है। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू HPO4 होता है। ये आपका डाई अमोनियम फास्फेट DAP का फुल फॉर्म होता है। इसमें जो रासायनिक संगठन होता है वो 46 से 53% आपका फास्फोरस होता है और 18 से 21% आपका नाइट्रोजन होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 18% नाइट्रोजन और 46% आपका फास्फोरस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट, NPK। आपको बताना इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। जो कई तरह के यौगिक उर्वरक जो है आपस में मिल जाते हैं तो मिश्रित हो जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मेल होता है वो आपका मिश्रण कहलाता है। तो इसमें आपका NPK जो होता है ये आपका मिश्रित उर्वरक है और ये आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। NPK आपका मिश्रित उर्वरक है। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरकों में नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा है जो रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यूरिया जो होता है ये सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है
ये राइट हो गया। ये आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है रासायनिक उर्वरक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, डीएपी, पोटेशियम क्लोराइड। तो चलिए बता दीजिए, पौधों फसलों में जो पर्णीय छिड़काव होते हैं उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो यूरिया जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, इसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं, और कृषि में जो नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और यह फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए भी सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, पर्णीय मतलब फोलियर, इसका इंग्लिश होता है फोलियर। जो पत्तों पे छिड़काव होते हैं, दवा जो लेके आप देखे होंगे, यूरिया का छिड़काव खेतों में करते हैं, पिचकारी जैसे होता है उससे छिड़कते हैं पौधों पे, वही आपका पर्णीय छिड़काव हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइट का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस के मतलब आप जानते होंगे, जिसमें सड़े गले वनस्पति जीव जंतु जो होते हैं वो आपके ह्यूमस के अंतर्गत आते हैं। तो ह्यूमस जो है जैविक मृदा कोलाइट का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? आलू, गन्ना, सनई, चना। ये भी आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो हरी खाद क्या होता है? कृषि में जो हरे पदार्थ होते हैं या हरे वनस्पतियां जब होते हैं, वो अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हम हरी खाद कहते हैं। और मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, और इनकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प होता है। और हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें जो होती हैं वो सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, जंगली नील है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा? आपका ऑप्शन में सनई है, तो आपका ऑप्शन में थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें है जो एक सही सुमेलित नहीं है, कोई एक गलत है। तो पहला है नीलहरी शैवाल धान, सेकंड है राइजोबियम लेगुमिनिसेरम मटर, एजेटोबैक्टर गेहूं, एजोला मक्का। तो चलिए बता दीजिए, ये भी आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, कौन सा आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। एजोला, एनामिना, नॉन स्टार्क, नीलहरी शैवाल जो है ये धान की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो ये आपका सही हो गया। और ये जैव उर्वरक की तरह भी कार्य करते हैं। सेकंड है राइजोबियम लेगुमिनस, जो लेगुमिनस या लेगुसेरम जो है ये मटर की फसल में पाया जाता है, ये मटर की फसल में पाया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पाइनस सटाइवस होता है। जबकि जो एजोटोबैक्टर है ये आपका गेहूं की फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और आपका एजोला जो है ये मक्के की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो ये आपका गलत हो गया। एजोला आपका मक्के की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हुआ होगा। तो और सारे क्वेश्चन जो है आपके लगभग यूपी पीसीएस और आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग वीडियो का रिवीजन बार बार किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि आप लोग को क्वेश्चन भूले ना। एग्जाम में आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा यदि आप लोग वीडियो का बार बार रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।